हेलो बच्चों। तो नया सेशन, नई वीडियो और नया हमारे पास टॉपिक है। आप लोग को पता ही है कि भाई छोटे छोटे हम लोग टॉपिक उठा रहे हैं आरआरबी के और उनको समझ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, क्योंकि अगर आने वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो वो हम जल्दी से क्या कर सके, सॉल्व कर सके। तो क्वेश्चन को समझना भी इंपॉर्टेंट है, उसको जल्दी करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले समझेंगे यानी कॉन्सेप्ट को पहले जानेंगे, तब जाकर क्वेश्चन को हम लोग जल्दी सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जहां पर आपके पास बोला जाता है कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इनका मीनिंग क्या होता है वो भी समझेंगे, क्योंकि जब तक हमें इनकी मीनिंग नहीं पता चलेगी तब तक तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा ना, तब तो समझ ही नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि लिखा हुआ भी है ना, कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स, यानी कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन उसके बाद अपनी अप्रोच को अच्छा करेंगे ताकि जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे यहां पर हमने दो वर्ड देखे क्वेश्चन में, आपके पास इस तरीके से आएंगे कि आपके पास बोलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक आपके पास क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इनके मतलब क्या होते हैं वो भी जान लेते हैं। तो अगर हमसे बात की जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात की जाती है तो इसका मतलब होता है एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अब इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसा जैसा इसके साथ होगा वैसा ही वैसा इसके साथ भी होगा। अगर आपके पास पहली क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी वाले भी बढ़ेगी, अगर पहली घटेगी तो दूसरी वाली भी क्या होगी, आपके पास घटेगी, क्योंकि दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक जैसे ही चलेंगे। वो दोनों का रिलेशन क्या है आपके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, मतलब एक के साथ जैसा होगा वैसे ही आपके पास दूसरे के साथ भी होगा। अगर ये साइन मेरे को हटाना है तो x इज इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट वैल्यू मेरे को लेनी पड़ेगी, तो x आपके पास इक्वल टू हो जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू इनटू y के। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो आपका प्रोपोर्शनल का साइन होता है उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच जो मर्जी मानना है मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा। देन आपके पास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करता तो साइन आपके पास वही रहेगा, लेकिन ये वन अपॉन क्या हो जाएगा, वाई। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, आपके पास उल्टा होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो जैसा पहले वाले के साथ होगा वैसे आपके पास दूसरे वाले के साथ भी होगा। अगर इनवर्सली बोले तो इसका मतलब क्या होता है, अगर पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा वाला क्या होगा, आपके पास घटेगा। अगर पहला वाला घटेगा तो दूसरा वाला क्या होगा, आपके पास बढ़ेगा। और सॉल्व करने के लिए s इज इक्वल टू एक हमारे पास कांस्टेंट और वन अपॉन कितना हो जाएगा, आपके पास y हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं फॉर्मूले का। टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन कितना, आपके पास टाइम। स्पीड अपॉन टाइम कह रहा हूं, सॉरी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू कितना होता है, टाइम। तो चाल बराबर आपके पास दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। और समय बराबर आपके पास क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहां पर आपके पास अगर देखोगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डी जो होगा वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा किसके होगा, एस इंटू टी, यानी स्पीड और टाइम के। स्पीड बढ़ाओगे टाइम बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस भी आप ज्यादा दूर तक चलोगे। अगर आप स्पीड कम कर दोगे टाइम कम कर दोगे तो डिस्टेंस भी आप लोग कम कवर करोगे। ठीक है, अगर डिस्टेंस में कांस्टेंट मान लेता हूं, अगर डिस्टेंस हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। खुद सोचो, कोई फिक्स आपके पास डिस्टेंस है, अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा क्या पहुंचने में, नहीं ना, कम लगेगा ना। तो स्पीड अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो स्पीड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के हो जाती है, यानी स्पीड बढ़ाओगे तो वो डिस्टेंस कवर करने में समय कम लगेगा, और अगर स्पीड आप कम करोगे तो आप वो अगर समय देखोगे तो समय क्या लगेगा, आपका ज्यादा लगेगा। ठीक है, सेम वैसे ही अगर दूरी हमारी क्या है, कांस्टेंट है, तो टाइम जो होता है वो भी आपके पास स्पीड का क्या होता है, इनवर्स हो जाता है। यानी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप स्पीड कम करोगे, अगर स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा करोगे तो टाइम क्या लगेगा, आपके पास कम। ये होता है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, जहां पर एक जैसी ही चीजें चलती हैं, बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, घटेंगी तो घटेंगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उल्टा, जो एक के साथ होगा उसका उल्टा दूसरे के साथ होगा। ठीक है, तो मतलब तो हम समझ चुके हैं ना। अब इसका यूज क्या है वो क्वेश्चन में समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठाता है हम आरआरबी जेई का 2024 का, जहां पे क्या कह रहा है, एक्स जो है वो वाई के क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए। मतलब आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वाई के हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k मान लेते हैं, k अपॉन क्या हो जाएगा, आपके पास y हो जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस कंडीशन के हिसाब से जब x आपके पास 2 होता है तो y कितना होता है आपके पास 5। अगली बार आपके पास x अगर y अगर 41 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल आपके पास ये क्वेश्चन रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमने इसकी मीनिंग समझनी थी, वो हम समझ चुके हैं। तो पहली कंडीशन के अनुसार आपके पास x उसने बोला है कि अगर x 2 होगा तो y की वैल्यू क्या होगी आपके पास 5 होगी। तो यहां से हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते हैं, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब हमारे पास कांस्टेंट आ चुका है। अगली कंडीशन भी यही है भाई, सब कुछ आपके पास सेम चलेगा। x आपके पास जो है वो y के अभी भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास k अपॉन y होगा। लेकिन अब उसने बोला है कि आपको वेरिएबल अलग रखने हैं, वेरिएबल अलग रखने और x की वैल्यू पता करनी है। मैंने कहा ठीक है भाई, कांस्टेंट तो आपके पास सेम रहेगा, वो थोड़ी ना चेंज होगा। कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10, और उसने बोला कि अगर y बराबर 41 होगा तो x की वैल्यू क्या हो गई, आ गई हमारे पास x की वैल्यू। तो अगर आपके पास y 41 होगा तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 10/41। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा जैसे बोला है वैसे ही करते रहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन लेकर चलते हैं। 2025 का एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का है। क्या कह रहा है कि a जो है वो b के समानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x जो है वो b के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। b अगर 41 होता है तो a की वैल्यू कितनी होती है 210। अगली बार उसने बोला कि सेम प्रॉपर्टी हमें लेकर चलनी है, लेकिन अगर b बराबर 136 होगा तो a की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा एक काम करता हूं, अगर दोनों रिलेशन सेम चल रहे हैं तो पहले कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देता हूं, है ना। तो a इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास k अपॉन b हो जाएगा। a की वैल्यू अगर आपके पास 210 होती है इंटू b की वैल्यू कितनी होती है 51, तो इसका मतलब कांस्टेंट जो मैंने माना था उसकी वैल्यू कितनी होगी 210 अपॉन कितना 51। कांस्टेंट आ चुका है। अगली बार भी हमारा रिलेशन सेम टू सेम ऐसा ही है, यानी a जो होगा अब की बार भी आपके पास b के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू निकालने जाएंगे तो a इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू कितना आपके पास b हो जाएगा। अब उसने बोला a की वैल्यू पता करो, अगर आपके पास b की वैल्यू कितनी होती है 136 और k की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना 210 डिवाइडेड बाय कितना 51। अब इसे कैलकुलेट करो, 17×51 17 कितना हो जाएगा आपके पास 136। 3 कितनी बार काटेगा 7 बार, तो 8 सते कितना 56, यानी a जो रहा होगा वो आपके पास कितना होगा 560 रहा होगा। a जो होगा वो आपके पास कितना रहा होगा 560 रहा होगा। तो करना आ गया ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आपने जल्दी करना है तो आपने बस एक चीज ध्यान रखनी है कि a जो है वो आपके पास b के क्या है, प्रोपोर्शनल है। a जो है आपके पास वो b के प्रोपोर्शनल है। तो मैंने देखा a इज इक्वल टू k इंटू बी, ये पहले भी रहेगा। a इज इक्वल टू k इंटू बी, ये आपके पास अगली बार भी रहेगा। तो अगर मैं यहां से k की वैल्यू निकालूं, k की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 a अपॉन b होगी। और यहां पर भी अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो a अपॉन क्या होगी b। ये आपके पास पहली जो वैल्यू दे रखी है a1 b1 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, और ये आपके पास दूसरी वैल्यू के लिए a2 b2। तो अगर आपके पास दोनों के लिए कांस्टेंट बराबर है तो पहले वालों का जो रेशो होगा वही आपके पास दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। यहां से डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हो, a1 कितना है आपके पास 210 और b1 कितना है 51। a2 हमें निकालना है और b2 हमें दे रखा था कितना 136। काटो, सब कुछ वही है, 17×51 17 आपके पास कितना हो जाएगा 136। कितनी बार काटेगा 7 यानी 70 बार। a2 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 560। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को समझना है। समझोगे ज्यादा, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपकी अप्रोच बढ़ती जाएगी और इन क्वेश्चन को आप लोग ये लेकर चलो कि 20-25 सेकंड में बड़े आराम से कर दोगे, इससे कम में भी कर सकते हो। लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, जितने अच्छे तरीके से समझोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, है ना, क्योंकि उतना अच्छा रिलेशन आप लोग लगा सकते हो चीजों को लेकर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, ठीक है भाई, इसको भी सॉल्व करते हैं। अब की बार आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है m इंटू एन इजिकल टू m इंटू एन, यानी m1 n1 इजिकल टू m2 e2। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो मैंने अभी देखा पिछले वाले में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो पहले और दूसरे का रेशो पहली लाइन में वो आपके पास तीसरे और चौथे के क्या होता है, इक्वल, क्योंकि वहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या होगा, अब आ जाओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो m जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा 1/n के हो जाएगा, है ना। m जो है वो n के क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो m इज इक्वल टू क्या होगा k/n। तो k की वैल्यू क्या होगी m इंटू एन हो जाएगी। पहले वाले के लिए भी m इंटू एन रहेगी। k इज इक्वल टू आपके पास m1 इंटू एन टू।
अगले वाले के लिए भी आपके पास k की वैल्यू क्या होगी, m2 इंटू कितना आपके पास n2, दोनों में k की वैल्यू बराबर है, तो m1 n1 इज इक्वल टू m2 कितना आपके पास n2, है ना। तो जैसे जैसे हम चीजों को करते जाते हैं ना वैसे इजी होता जाता है ना। तो करो भाई, रखो यहां पर वैल्यू m1 n1, पहले कितना था आपके पास 18, तो n की वैल्यू आपके पास 21 थी। अगली बार आपको m2 की वैल्यू निकालनी है और n कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। काटो भाई, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 से काटेंगे 7 बार, तो m2 आपके पास 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अगर इस टाइप के डायरेक्ट आते हैं तो निपटा दो उनको, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस तरीके से वो आपके पास डायरेक्टली भी दे दे, इनवर्सली भी दे दे, तो कैसे करते हैं, तभी भी वैसे करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। x जो है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, और x जो है वो z के क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो वो y के भी प्रोपोर्शनल होगा और z के आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो x जो होगा वो y के प्रोपोर्शनल में आ जाएगा डायरेक्ट, और z के क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, सिंगल में ही कन्वर्ट कर दिया है बस। तो अब यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, k y अपॉन कितना z, तो इन सबको अगर मैं क्या मानू, x1 y1 और कितना z1, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, x1 z1 अपॉन y1। और मैंने अभी देखा अगली बार के लिए भी तो वही कंडीशन है, अगली बार के लिए भी x जो है वो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगली बार के लिए भी x जो है वो z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब k की वैल्यू अगली बार भी सेम आएगी, यानी x2 z2 और कितना आपके पास y2। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करो, x1 कितना है पहली बारी के लिए 16, z1 कितना है 3 डिवाइडेड बाय y1 कितना है आपके पास 40 इज इक्वल टू x2 का है हमारा निकालना है, z2 कितना है हमारे पास का है 6 और y2 कितना है आपके पास 50। एक जीरो से एक जीरो यहां पर काट दो, 3 से कितनी बार काटो, 2 बार, 3 दूनी कितना आपके पास 6, 4 चौक कितना 16, 5 4 2 दूनी कितना 4, बचा 5 बचा 2, तो यानी x2 की जो वैल्यू होगी 5 दूनी कितनी हो जाएगी 10, यानी कि ऑप्शन बी। तो टाइम नहीं लगता है, ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके पास आरआरबी का 2026 का, टाइम नहीं लगता है, चीजों को समझना है, यहां तक पहुंचो, यहां तक पहुंचोगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब की बार ए स्क्वायर दे दिया, मैंने कहा अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स जो है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने के होने चाहिए, ए स्क्वायर के होने चाहिए, और ए जो होना चाहिए वो आपके पास वाई के क्या होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए स्क्वायर मतलब आपके पास 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर, तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने के होगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर के होगा, तो यहां से क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, इज इक्वल टू के अपॉन कितना y स्क्वायर हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या होगी, इसको अब मैं 1 में लिख लेता हूं, है ना, x1 इंटू कितना y1 का होल स्क्वायर। अगर k इनके लिए ये है तो दूसरों के लिए भी वही रहेगा, कोई तो आपके पास चेंज होगा नहीं, तो मैं कह सकता हूं x1 y1 का होल स्क्वायर नहीं सॉरी, x1 इंटू y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 इंटू यहां पर y2 का क्या रहेगा, स्क्वायर, x इंटू वाई का स्क्वायर, x इंटू वाई का स्क्वायर, के दोनों के लिए कॉमन होगा। अब आपको पहले k की वैल्यू निकालकर फिर इसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, पहले सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x1 आपके पास कितना होता है 97, तो y1 कितना होता है 6, स्क्वायर है तो मैंने 6 गुणा 6 लिख दिया, x2 मेरे को निकालना है, y2 कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 2 गुणा कितना लिख दिया मैंने 2 लिख दिया। अब इसको काटो, 2 दूनी 4, 6 छिंग 36 यानी 4 दिन 36, तो x2 बराबर 9 सत्ते 63 हासिल 6, 9 में 81 और 6 आपके पास 87, यानी कितना आपका 873। कितने इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना, ठीक है। देन ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, सेम टू सेम आपके पास वही क्वेश्चन। तो मैंने कहा है देखो यहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टाइम जो हमें लगता है ना वो यहां लगता है कि पहले चीजों को अच्छे से समझें, यहां पर अपना टाइम इन्वेस्ट करो जितना कर सको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, यहां पर जितना अच्छे से आप लोग टाइम लगाओगे ना अपना, उतना कम टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। पहला हमने समझा बिल्कुल बेसिक तरीके से, है ना, ऑब्वियस सी बात है, ऐसी तो हम लोग करते हैं, पहले चीजों को समझते हैं, देन जब हमें चीजें समझ में आ जाती हैं तब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, जब हमें चीजें समझ में आ जाती हैं तब हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, तब हम क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ
छोटे छोटे टॉपिक्स में आप लोग के लिए लाता रहूंगा, ताकि छोटे छोटे आप लोगों को डोज मिलती रहे, चीजों को समझते रहो, बहुत ज्यादा आप लोगों के पास प्रेशर भी ना हो, और जब तक आपके पास अगली बार एग्जाम आता है ना आरआरबी का, इस टाइप के क्वेश्चन 100% आएंगे, तब आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।